दोस्तों 2010 में मेरी पोस्टिंग हुई थी पुणे में और 2019 तक मैंने काम किया। 9 साल तक लगातार पुणे में रहा और हर प्रोग्राम में आप लोगों से मुखातिब होता रहा। 4-5 साल के गैप के बाद पहली बार आपसे मुखातिब हुआ। यह एक अच्छा मौका है आपके सामने रूबरू होने का और मेरे दिल में आपके दिल में जो है वो सामने रखने का। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, जैसे मेरे फिरोज भाई ने कहा कि ये चिंतन बैठक नहीं है। आपके एडवाइस से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं। ये चिंतन बैठक नहीं है, लेकिन ये चिंतन बैठक की शुरुआत है। दोस्तों, बिना तहरीर के कोई तहरीक नहीं होती। बिना लिखा पढ़ी के इतिहास में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। जब किसी ने 2 लाइनें लिखी, एक पैराग्राफ लिखा, एक किताबचा लिखा या एक किताब लिखा, तब जाकर कोई तहरीक हुआ। मैंने 2-3 किताबें लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुसलमानों के जो भी हालात हैं, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो या उन पे ज्यादती का मसला हो या उन पे जुल्म का मसला हो, यह इसलिए है कि सियासत में आपकी हिस्सेदारी बहुत ही खराब है। इस मौजू को लेकर के मैंने 3-4 साल तक काफी रिसर्च किया और आपके सामने किताब लेकर के आया, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। पिछले 18 सितंबर को इस किताब का इजरा हुआ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में। यहाँ के राहुल डमाले साहब थे, पुणे के, काफी लोग थे और जानबूझ करके मैंने सेकुलर पार्टियों को नहीं बुलाया था। उसमें बुलाया था MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल को, मुस्लिम लीग के चीफ MP बशीर साहब को, आरफा खानम शेरवानी को और RJD के मनोज झा को बुलाया था। अच्छा प्रोग्राम हुआ। लगभग 600 से 700 लोग दिल्ली के मौजूद थे और अच्छा डिस्कशन हुआ। उसके बाद से बॉम्बे में भी इसको लॉन्च किया गया, मालेगांव में लॉन्च हुआ, भिवंडी में लॉन्च हुआ, धुले में लॉन्च हुआ, पटना में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, झारखंड में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। और इस किताब को लगभग पूरे भारत में जो सिटीज हैं, जितने आप सिटीज ले लीजिए, कम से कम 55 शहरों में और 10-12 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में ये किताब गई है। इसके अलावा मराठी में तर्जुमा चल रहा है। हमारी एक बहन है हलीमा बी कुरैशी, वो इसकी तर्जुमा कर रही है। उर्दू में आने वाली ये किताब 1 महीने के अंदर। हिंदी में चल रहा है इसका तर्जुमा। IIM के एक प्रोफेसर हैं, बंगाली में वो कर रहे हैं, मलयालम और तेलुगु में भी इसका तर्जुमा चल रहा है। कोशिश है कि मुसलमानों को जगाया जाए। अब आते हैं मेन मौजू पे। दोस्तों, किसी भी चीज को अगर समझना है ना, तो इतनी आसान नहीं है ये कि मुसलमान पॉलिटिक्स में नदारद है तो आप समझते हैं कि हमको टिकट नहीं दिया, हम चुन करके नहीं आए। इतना आसान मौजू नहीं है, इसके तह में जाने की जरूरत है। और तह इसका ये है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा ने अपने पहले मसौदे में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से राजनीति में आरक्षण होना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया था। और जो ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें लिखा भी गया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के तौर पर इसको लिखा गया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सारे माइनॉरिटीज यानी मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, इन सारे को आबादी के हिसाब से उसमें आरक्षण होगा। लेकिन ये कमेटी सरदार पटेल के अंडर में बनी थी और एब्रप्टली, बिना कोई कारण दिए, 25 मई 1949 को, यानी संविधान बनने के पहले, इस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। जब आरक्षण को खत्म कर दिया तो मुसलमानों की तरफ से कोई नहीं बोला
लेकिन सिखों के तरफ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस वक्त के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे, हुकुम सिंह। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आरक्षण को खत्म कर दिए, लेकिन अगर माइनॉरिटीज अच्छी तादाद में चुन करके नहीं आते हैं तो 10 साल के बाद इस सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा। ये आश्वासन किसने दिया? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया, पटेल ने आश्वासन दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आश्वासन दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने आश्वासन दिया। लेकिन 10 साल तो छोड़िए, आज 70 साल हो गए, इस सिस्टम को आज तक रिव्यू नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जब इलेक्शंस हुए, आपको पता है कि 1952 में इलेक्शन हुआ, 1957 में इलेक्शन हुआ, 1962 में इलेक्शन हुआ, और तीनों ही इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे। तो जब 2 इलेक्शन के रिजल्ट को उन्होंने देखा, (1952) में जब पहला इलेक्शन हुआ तो 21 मुसलमान चुन करके आए, 4.25% उनकी हिस्सेदारी थी, और चुन के आने चाहिए थे 49। 1957 में 24 चुन करके आए, 4.25% हिस्सेदारी थी, और चुन के आने चाहिए थे 49। जब इतना बुरा हाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा तो उन्होंने अपने लेटर हेड पे सारे स्टेट के कांग्रेस चीफ्स को लेटर लिखा कि हमने जो आश्वासन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, और आपको चाहिए कि मुसलमानों को कसीर तादाद में टिकट में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी ने उनके सबसे बड़े लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए आश्वासन को आज तक नहीं माना है। मैं यहाँ पे कलीम अजीम मेरे भाई हैं यंग, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये 2 चीज, यानी 10 साल के बाद नॉन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को रिव्यू किया जाएगा, और सारे जो चीफ को लेटर लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए कि मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से टिकट दिया जाए, ये 2 चीजों को निकालिए और सामने लेकर के आइए, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। खैर, ये बात हो गई। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। आज ये हाल है दोस्तों कि आपको आबादी के हिसाब से 78 MP चाहिए, और आज है आपके पास 24। अब आप बताइए कितने कम है? 54 कम है। 54 का मतलब होता है लगभग 10%। 543 है ना पूरा स्ट्रेंथ, और 54 का मतलब है कि 10% कम है, यानी 4% आप हैं और 10% आप नहीं हैं। तो ये 10% कौन ले रहा है? ये 10% सीटें कोई ना कोई तो ले रहा है ना। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं, उनको आबादी के हिसाब से सीटें मिल रही हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों के 10% सीटें और हिंदू ओबीसीज के लगभग 30% सीटें, वो 52% है पूरे देश में, और सिर्फ 22% है पार्लियामेंट में। तो उनकी 30% सीटें और मुसलमानों की 10% सीटें, 40% सीटें कौन ले रहा है इस देश में? वही समाज ले रहा है जो आपको इंसाफ नहीं देना चाहता है, यानी अपर कास्ट हिंदू जो है वो ये सीटें ले रहे हैं। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हमको आबादी के हिसाब से हमको रिप्रेजेंटेशन मिले तो कोई बुरी बात नहीं, आप सामाजिक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक इंसाफ की मांग को भी गलत ठहराने को समाज कोशिश करता है। खैर, ये एक बात है। अब आते हैं स्टेट असेंबलीज में। आप देखिए कि महाराष्ट्र में आपके लगभग 33 MLA होने चाहिए, 9, 10, 11, 7, 8, इससे ऊपर महाराष्ट्र के मुसलमान कभी ऊपर नहीं उठे। और यही हालत भारत के लगभग सारे स्टेट असेंबलीज में है। ये पूरे डेटा इसमें दिया हुआ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए है दोस्तों, इस किताब में मैंने लिखा है कि 4 वजूहात हैं। पहला वजह है कि टिकट में आपको प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, पहली वजह। दूसरी वजह कि मुसलमानों में सियासी सूझबूझ की कमी है और एक प्रॉपर लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रहा है, दूसरी है।
तीसरी जो कमी है वो ये है कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर आपके जो रिप्रेजेंटेशन जो है, डेप्रीवेशन है, इस पे चर्चा नहीं होता है। छोटे छोटे मुद्दों पे कमीशन बने हैं, इलेक्शन कमीशन के, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, वोट शेयरिंग है, ईवीएम है, कैप्चरिंग ऑफ बूथ है, इन सारे पे बड़े बड़े कमेटियां बनी हैं, बड़े बड़े रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन मुसलमान 14% होने के बावजूद 4% पार्लियामेंट में है। न इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होती है, न इलेक्शन कमीशन में होती है, न जेएनयू में होता है, न एएमयू में होता है, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि आपको आपके हक से दूर रखना है। तो ये 3 वजूहात हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पहला और कॉन्क्रीट वजह है वो ये है कि जो पार्टियां आपकी वोट लेती हैं, आपको आबादी के हिसाब से टिकट नहीं देती। इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है और अपना वक्त अलाउ करता है यहां पे ज्यादा बोलने की। आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पहले किसका नारा था? जो सोशलिस्ट जो लोग थे, कांसीराम का नारा था, मुलायम सिंह यादव का नारा था, लालू प्रसाद यादव का नारा था। इस नारा को एक्सेप्ट करने में कांग्रेस को 70 साल लगे। 70 साल के बाद राहुल गांधी ने यह नारा दिया, और नारा दिया तो पूरी तरह से खोखला नारा दिया। ये नारा आप अगर इसको ट्रैक करेंगे तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले 5 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और एक और जगह पे, 5 जगह पे इलेक्शन हुआ। लेकिन राहुल गांधी के जो कथन था उसको ऑनर नहीं किया गया। भोपाल में पहुंचकर राहुल गांधी ने यह नारा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मध्य प्रदेश में आबादी के हिसाब से मुसलमानों को 15 टिकट मिलना चाहिए दोस्तों। वहां पे कोई एमआईएम नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई आजाद समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई आरजेडी नहीं है, कोई जेडीयू नहीं है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करता है। लेकिन आपको पता है वहां पे कितना टिकट दिया गया? 15 के जगह पर 2 टिकट दिया गया, और हमारे दोनों भाई चुन करके आए। टिकट देने के वक्त ये सेकुलर पार्टियां कहती हैं कि आपके विनेबिलिटी नहीं है, यानी जीतने की ताकत नहीं है। अरे भाई, तुमने तो 230 सीटों पे खड़े किए थे, तुम्हारे कितने चुन के आए? तुमने तो हमको 2 दिया था, हमने 2 चुन करके लाया। 100% स्ट्राइक रेट है। तुमने 230 दिए थे, तुम्हारे कितने चुन के गए? तुम विनेबिलिटी बताओ। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, 5 सीटें आपको चाहिए आबादी के हिसाब से, एक भी सीट पे आपको टिकट नहीं दिया गया। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, और आपके वकार और आपके वजूद पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद एमएलसी में हमारे 2 भाई मौजूद थे। वजाहत मिर्जा में एसपी था यवतमाल में, हमारे साथ बहुत रहते थे, पुसद के हैं वो, मैं जानता हूं उसको, बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। और दूसरे हमारे भाई दुर्रानी साहब, उनसे मैं नहीं मिला हूं। जब आपने 2 लोगों का टिकट कट किया और आपने कहा था पार्लियामेंट के वक्त में कि यहाँ पे टिकट अगर नहीं दिया जा रहा है तो एमएलसी और एमएलए में ख्याल रखा जाएगा, तो कहां आपने टिकट दिया? नहीं दिया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हक आपको गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। आपको छीनने की आदत डालनी पड़ेगी और आपको झपटने की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले कांसीराम ने कहा था कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो पहला इलेक्शन लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरा इलेक्शन लड़ते हैं हराने के लिए, और उसके बाद का इलेक्शन लड़ते हैं हम जीतने के लिए। दोस्तों, पार्लियामेंट में इन्होंने टिकट नहीं दिया, एमएलसी में इन्होंने टिकट नहीं दिया, और मैं 100% स्टैंप पे भी लिख करके देना चाहता हूं कि आपको एमएलए में भी ये टिकट नहीं देने वाले हैं। आपको अपनी वकार दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी।
और जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी कोई कदर और कीमत नहीं होगी। आज का सिचुएशन आपको पता है, 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 4 जून के बाद 13-14 मुसलमानों की लिंचिंग हुई है। कई घरों को बुलडोज किया गया है, कितने अत्याचार हुए हैं। लेकिन जिन पार्टियों को आप लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, कांग्रेस, तृणमूल, आरजेडी, जेडीयू, एक भी आकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलता कौन है? वही जिसको आप लोग बी टीम कहते हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, वही प्रकाश अंबेडकर बोलता है, वही आजाद समाजवादी पार्टी का चंद्रशेखर बोलता है, वही छोटे छोटे लोग जिनको आप बी टीम का लक़ब देते हैं, वही लोग आपके लिए बोलने के लिए आगे आते हैं। क्या आपने वोट दिया और जिन लोगों ने वोट लिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप पे अत्याचार होता है, आपकी जब हक छीनी जाती है, तो उस पे आकर के ये बोले? क्यों खामोशी है? मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे आपकी कदर और कीमत नहीं है, वहां से निकल जाइए। आपके इश्यूज को उठाया नहीं जाता, आपके एरियाज में आकर के प्रचार तक नहीं करते, अपने स्टेज में आपको बैठाते तक नहीं, खुद क्यों जाकर के आप उनके सामने खड़े रहते हैं? अपने वकार को बढ़ाइए। और आदमी जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करेगा, दूसरे उसकी इज्जत कभी नहीं करेंगे, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो फैमिली हो, और चाहे वो कम्युनिटी हो। और अगर चाहते हैं कि आपकी कौम की इज्जत बढ़े, तो आपको पहले खुद अपनी इज्जत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको न्योता नहीं आता है कि प्रचार में आओ, आप मत जाइए प्रचार में। वोट देना है दे दीजिए, जिसको भी देना है। जब तक आपको स्टेज पे बुलाया नहीं जाता है, जबरदस्ती नहीं जाइए। जब तक के सपोर्ट मांगा नहीं जाता है, सपोर्ट दीजिए मत। इतना अपने अंदर कुव्वत पैदा कीजिए। दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों को ब्लेम डाला गया कि इन लोगों ने देश का विभाजन किया। हमने देश का विभाजन नहीं किया। देश का विभाजन उस वक्त की जो नेता लोग थे, उन्होंने विभाजन किया। उस बर्डन से, उस बोझ से मुसलमान निकल चुका है। आज सोशल मीडिया पे जाइए तो हमारे जो यंग जो लीडर्स हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो चाहते हैं कि हमको हिस्सेदारी मिले, हमारे में अंदर एक लीडर पैदा हो, कौम को आगे लेकर के जाए। ऐसी सोच डेवलप हो रही है। हमारे गफूर पठान साहब ने कहा पार्टी बने। पार्टी बनने के पहले भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उस स्टेजेस से गुजरिए। प्रेशर ग्रुप बनाइए, प्रेशर ग्रुप काम नहीं करता है। और आगे जाकर के संगठन बनाइए, वो काम नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टी अपना डिक्लेयर कीजिए। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, ये झूठ कहा गया था। देश की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का नहीं है, देश की संसाधनों पे बराबरी का हक मुसलमानों का है। हम हर जगह बराबरी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो समाजी तरक्की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हम हासिल करना चाहते हैं। आगे आइए, पूरा रास्ता खुला हुआ है, आपको किसी ने रुका नहीं है। लेकिन अपने अंदर वैसा जज्बा, वैसी ताकत अंदर पैदा कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि यहां से चिंतन बैठक की शुरुआत हुई। यहाँ पे तो बहुत कम लोग आए हुए हैं इस कैटेगरी में। हमारे 4 बहनें हैं यहाँ पे जो सियासी सूझबूझ रखती हैं, वो आए हुए हैं। और भी काफी लोग आए हुए हैं। अंजुम भाई हैं, मुख्तार भाई, इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे दानिश्वर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर हैं, हमारे समाजी रहनुमा हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे लोगों के, तो सारे कैटेगरीज के लोगों को जमा कीजिए। हमारे पत्रकार हैं, हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, समाजी लीडर हैं, हमारे मजहबी जो लीडर्स हैं, हमारे यंग यूथ हैं, आईटी में हमारे लोग हैं। इन सभी लोगों का लिस्ट कीजिए और एक दिन बड़ी बैठक लीजिए और उसमें आने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरा कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है सिर्फ 2 महीना का गेम नहीं है। अब ये पूरी तरह से एक
अलग गेम हो गया है। 3 स्टेजेज कीजिए, लोकल बॉडी, असेंबली और पार्लियामेंट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे अंजुम भाई ने इंडिकेशन दिया कि पुणे शहर और पुणे ग्रामीण में लगभग 25 सीटें हैं, 21 सीटें हैं और एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी जाती है। आप लोग डिमांड कीजिए कि या तो कस्बा से या कोंडवा से किसी मुसलमान को टिकट दी जाए और इसके लिए जो भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो भी मेरी मदद लगेगी, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप कॉरपोरेशन में जाइए और आबादी की हिस्सेदारी निकालिए। अगर आप 10% हैं तो बीएमसी में भी 10% हमारे लोग बैठते हैं। 10 वार्ड निकालिए जहां पे आपकी आबादी ज्यादा है, वोटर लिस्ट निकालिए, काउंट कीजिए जहां पे आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पे अपने लोगों का सिलेक्शन कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि आने वाले पीएमसी इलेक्शन में आबादी के हिसाब से कॉर्पोरेटर्स हमारे कॉर्पोरेशन में बैठने चाहिए। और जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं। और ये हासिल करने में मेरी जो भी मदद लगेगी, आप आधी रात बुलाएंगे, कहीं और बुलाएंगे, मैं बिल्कुल आने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार हूं। एक आदमी ने और कहा था कि दोस्तों हमको 288 सीटों पर जाने की जरूरत नहीं है, हम 35 डिजर्व करते हैं और लगभग 35-40 सीटें हैं महाराष्ट्र में। इस किताब में उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। ये एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूं। दूसरा इंडिकेशन ये दे रहा हूं दोस्तों कि आजादी के पहले पुणे से बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब हुए। आप यहाँ बैठे हैं, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं अल्लाह पाक की रहमत है, उनका इंडिकेशन है, उनका इशारा है कि जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बात ये ध्यान में रखिए और ये बात ध्यान में रखिए कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई चीज हासिल नहीं होगी। गिड़गिड़ाने से, मांगने से कोई देने वाला नहीं है। अपने हक को मांगिए। और मुसलमान जब अपने आप को महदूद करेगा वो कमजोर हो जाएगा, जब अपने आप को वसी करेगा मजबूत हो जाएगा। मैं कौन कहता है? कमजोर आदमी कहता है। हम कौन कहता है? मजबूत आदमी कहता है। आप सिर्फ अपनी बात मत कीजिए, दलितों की बात कीजिए, आदिवासियों की बात कीजिए, गरीबों की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी बात कीजिए। और आगे आइए, लीड लीजिए। सारे लोग बैठे हैं तैयार आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप में इंसाफ करने का जज्बा है और ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जिनमें इंसाफ का जज्बा नहीं है। आप आइए आगे। आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी दोस्तों, उसका उर्दू में आप तर्जुमा कर लीजिएगा। History is shaped by a small group of forward-looking innovators. हिस्ट्री वही शेप करते हैं, बनाते हैं जो आगे बढ़ने लायक और इनोवेटिव सोच रखते हैं, rather than by backward-looking masses. जब भी इनकलाब आता है तो जो चंद आगे बढ़ने वाले लोग, चंद इनोवेटिव सोच रखने वाले लोग बैठते हैं, तभी हिस्ट्री बदलता है। मासेज जो है, जो बैकवर्ड लुकिंग मासेज है, उनसे कभी भी इनकलाब नहीं आता। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। फिर हम मिलेंगे और फिर इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तार भाई ने हमें बुलाया और आप लोग यहाँ पे आए और मेरी बात पूरी संजीदगी से सुने। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत